नमस्कार, जोहार, झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49% से 59% हो जाएगा। कैबिनेट में तय किया गया है कि ये आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सालाना 8 लाख से कम है। और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। जो में भारतीय जनता पार्टी के पराजय के बाद आगामी लोकसभा को देखते हुए स्वर्णों को रिझाने वाला ये फैसला है। और आप ये समझ लीजिए कि भारतीय ये 10% स्वर्णों के आरक्षण का मामला भी 15 लाख की तरह जुमलेबाजी साबित होगा। और निश्चित तौर पर ये लोग हताश और निराश हैं और हताश और निराश में लिया गया ये फैसला है। तो कांग्रेस हमला बोलती हुई नजर आ रही है और ये कहना है कि ये सिर्फ एक जुमला है। बिहार सरकार में मंत्री सीपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी खुद आप कांग्रेस के नेता की बाइट सुन रहे थे। आखिर जुमला कहते हुए कांग्रेस क्यों नजर आ रही है इसे? मोदी जी जो भी काम करते हैं, जो भी बोलते हैं, कांग्रेस को जुमला ही नजर आता है। असल में ये कांग्रेस तो अब रही नहीं, अब तो पार्टी का नाम पार्टी हो गया। तो पार्टी के जितने लोग हैं अब इनको तो जुमला ही नजर आएगा ना। इसमें कोई भी चीजें होती है तो इन्हें सिर्फ व सिर्फ जुमला नजर आती है। इसलिए ऐसे लोगों के पप्पू पार्टी के नेताओं के टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। इन्हें जुमला ही समझ में आ रहा है। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। जी सीपी सिंह जी, तो क्या लगता है ये कितना बड़ा फैसला है और कितना फायदा आपको आने वाले चुनाव में ये दिला पाएगा? तो देखिए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव से फायदा और घाटे का कोई सौदा है। ये फायदे और घाटे जो कांग्रेस दिखती है और यही करते आए ये जिंदगी भर और आगे भी करेगी। मोदी जी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करने वाले हैं और इसीलिए आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हैं स्वर्णों के अंदर उन्हें 10% आरक्षण देने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसमें गलत क्या लिया गया है ये बताना चाहिए। लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें पेश आएंगी, इतना आसान नहीं होगा इसे लागू कर पाना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तकनीकी दिक्कतें आएंगी तो जब कैबिनेट से पास किया तो तकनीकी दिक्कतों को भी सोल्व करने का काम करेंगे। ऐसे थोड़े है कि सिर्फ हम घोषणा कर दिए, घोषणा पालन नहीं करेंगे तो घोषणा पालन नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जो चीज बोलते हैं, करते हैं, वो बहुत सोच समझ कर करते हैं। इसलिए हमारे विपक्ष के लोगों को जुमला ही नजर आएगा, इनका नजरिया ही वैसा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगे वो सॉर्ट आउट भी होगा। तो सॉर्ट आउट करने की भी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी, मोदी जी की होगी। जी सीपी सिंह जी, लेकिन दरअसल सवाल जो उठ रहे हैं वो इस घोषणा के वक्त को लेकर उठ रहा है कि अब जब चुनाव बिल्कुल पास है तब इस तरह की घोषणा की गई। अब जब इतने प्रदर्शन हो रहे थे, इतना विरोध किया जा रहा था, तब क्यों नहीं किया गया? मैडम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। आपका एक चीज का खाली मुझे ज्ञान वर्धन कर दें कि समय को लेकर हो रहा है तो अब से मोदी जी चुपचाप बैठ जाएं, कोई काम न करें। बिल्कुल नहीं, काम करना ही होता है सरकार को, लेकिन कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, बस हम वो आपके सामने रख रहे हैं। सीपी सिंह जी, नहीं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो हर सवाल का जवाब दें, ये जरूरी आवश्यक नहीं है ना। उसको आप लोग कम से कम उसको इस तरीके से ना उठाए कि ये ऐसा बोल। अरे भैया, मेरा कहना है कि अभी प्रधानमंत्री है कि नहीं देश का, चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई क्या? जब नहीं लागू होगी तो हम हाथ पर हाथ करके बैठे रहेंगे क्या? आंख सकते रहेंगे क्या? काम करेंगे, घोषणाएं भी करेंगे, पूरा भी करेंगे, उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे।
बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लेंगे, जनता के हित में फैसले। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छे फैसले जनता के लिए सरकार ले। बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सीपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये जुमला जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये सरासर उनकी खिसियाहट दिखा रही है ये बात, और ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज 18 पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू दिखाने के लिए। And that it's a bunch of lies that came out that day. Do you think this battle is more political in nature, less on facts and more on perception? Well, the battle can be defined by you the way you want, but the battle is not less on facts. It's rich with facts. I'm giving all the facts. Arun Jaitley is giving the facts. We are talking on facts. But unfortunately, Rahul Gandhi, the leader and the president of the Congress party, doesn't want the facts. He's scared of facts. And this is something which I said in the House also. And I don't know, I don't want to sound sarcastic. Probably the Congress party is not giving him enough briefing on the matter so that he understands when facts are given. And still, if he has some more questions, he is welcome to ask. But he asks the same question on which the first stage answer is given. You build it on, go to the second stage, third stage, I don't mind. But none of the fundamental facts which have been given are ever taken cognizance of, and he harps on the same thing. Sometimes, you know, with an element of sarcasm, if you would permit me, I feel like saying, if Congress party is unable to tutor him, I don't mind arranging for a tutorial. But please get yourself tutored. Get the fundamental facts. Haven't I, not just once, but somewhere 2-3 times I've said, if he only sits with Sri A.K. Antony, the former minister, and gets to know the details, I'm sure he will, you know, understand the fundamental facts. No, but he's neither getting tutored by Antony, nor is he probably reading newspapers where the facts are being. Even yesterday, the report carried the fact that in the House, on the floor of Lok Sabha, I have said these are in pipeline. And you accuse me of, show me where the contractors, has the money gone? Money from ministries or from the air headquarters or army headquarters reaches HAL through the process. And the process has been already granted. We've already given approvals. N number of contracts have been signed for this amount. The technical evaluation committee, which is the second final stage, will have to say yes before the monies are released also in some others, and so on. But these are stages you should understand. And that is why I've used this language that they are in pipeline. No, you don't listen to that, but you say, she claimed that this much has been given. Excuse me, debates will have to be a bit more with both sides doing their homework, taking facts on board or questioning facts. No, facts doesn't matter to me. I will still keep throwing allegations. You say that Rahul Gandhi is scared of facts. Why do you think he's scared of facts? And what makes you think that he's scared of facts? Because they started a campaign on falsehoods. Completely. And it starts with the premise, the Prime Minister is a chore. Well, what is that? The process works. A decision has been pending. You reached a deadlock. The urgency with which Air Force wants the aircrafts, then the process back again works. All this will have to be understood by us before you conclude saying so and so is a chore. I mean, this is wrong. You don't besmirch people who are holding positions, even in cases which are proved of corruption. It will be indecent and unacceptable to call anybody that. And here is a man out on bail calling others chore. Prove yourself first, please. Clear the record about yourself, please. And on somebody
who's not even a whisper of a allegation, even when he was chief minister, all the years that he's been chief minister and the 5 years he's led a clean government, you go on calling somebody a corrupt chore and everything else. That's why I'm saying he's scared of facts. If he gets the facts, the language that he's used, the brazen campaign on falsehood that he's conducted will all fall flat. Obviously, he's not going to like that, will he? Ma'am, he says that he wants 15 minutes of debate with the Prime Minister. And the Prime Minister fielded you and Finance Minister Arun Jaitley, but Rahul Gandhi wants to speak directly to the Prime Minister. Finance Minister is the leader of the House in Rajya Sabha. The former Raksha Mantri held that position twice before Parrikar took over and again before I came. And then I am here in the capacity of Raksha Mantri. So he fielded us because we have held this portfolio. I'm holding it for the portfolio now, and therefore it's only appropriate the concerned minister speaks. What about the Prime Minister? Do you think Prime Minister will speak? No, but Maria, I also want to ask you, are we going to get just going with the narrative that the Congress gives, or will the media please, like you've requested me and made me sit down to talk to you, make the Congress president sit and ask him these questions, saying, hey, hang on, the former Raksha Mantri, the current Raksha Mantri have all given you in detailed replies. Have you heard them? Will you want to give some answers about them? Rather than keep throwing meaningless challenges, wouldn't you want to do that for the sake of the people of this country? Somebody sets the narrative saying, all right, I don't care. I mean, let me remind you, when I stood up to give answer, the very same Congress party and its leadership in the Lok Sabha stood up to say what? We want the PM to answer. Well, I'm the concerned minister. You asked for a debate in the House, and the House's procedure says, after you and the respective leaders of other parties, all other parties speak their piece, it is for the concerned minister to give a reply. You asked for a debate, and what was your conduct? When the minister gets up to say the answer, leave it the fact that it's me, it can be anybody. The concerned minister gets up to answer, and you say, no, call the Prime Minister. All right. 1 minute, even more. And when the Finance Minister gives see the process, you know it well. Somebody moves the motion, they speak. चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, सीएम रघुवर दास बोल रहे हैं। का विकास सबका साथ, वही सबका विकास सबके साथ के अंतर्गत ये जो समाज में हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े स्वर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा मिले, ये वर्षों से ये मांग थी। वो मांग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और कैबिनेट ने निर्णय लिया। सभी कैबिनेट मंत्रियों को झारखंड की सरकार, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उम्मीद करते हैं कि संसद से ये संशोधन विधेयक निकल जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि कमोबेश ये मांग हर राजनीतिक दल के सांसद या राजनीतिक दल के लोग करते रहे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्षों से जो लंबित मांगे थी उस पर सारे दल एकमत होकर आर्थिक रूप से जो हमारा स्वर्ण समाज के गरीब लोगों को आरक्षण मिले, इसका सभी दल स्वागत करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस पे सर थोड़ा सा एक लाइन अगर बैठक वाले पे थोड़ा सा बैठक से बता दें। ठीक, स्वाद गड़बड़ा जाएगा। कुंदन खाली डाइवर्ट करने के चक्कर में वो बात कर लिया। चलो, और क्या मसला है? बस परेशानी जब तक जिंदगी है तब तक परेशानी लगा रही है।
तो सीएम रघुवर दास मीडिया से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया झारखंड की जनता की तरफ से। हम आपको बता दें कि मंगलवार को यानी कल संविधान संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा। 10% आरक्षण देने की बात कही गई है और इसी को लेकर सीएम रघुवर दास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे थे। तो आज दरअसल सीएम रघुवर दास सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सीएस, गृह सचिव और सचिव मौजूद रहे। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्त और प्रमंडल के आयुक्तों ने भी बैठक में हिस्सा लिया है। सीएम रघुवर दास इन सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। बैठक में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पर भी चर्चा हुई है। उनका निर्देश है कि अधिकारी जो हैं वो फील्ड में ज़्यादा जाएं, क्षेत्र में जाएं। तो क्षेत्र में जाने से जो भी कुहासे हैं वो स्वतः छट जाएंगे। जनता और शासन के बीच में एक संवाद स्थापित होगा और अगर कोई किसी कारण से कोई कमी रह रही है शासन में तो वो सबके नज़र में आ जाएगी और उसका हम उपचार कर पाएंगे। इस क्रम में उन्होंने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों को दिशा निर्देश दिया है कि सप्ताह में एक दिन वो अवश्य क्षेत्र जाएं और वहां पर ग्राम चौपाल लगा करके लोगों की बात सुने। इसी प्रकार का निर्देश सभी उपायुक्तों और प्रमंडलीय आयुक्तों को भी दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य है, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत टॉयलेट निर्माण है, तो इनमें बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके लिए पदाधिकारियों को बधाई दिया और अगर कहीं कुछ बचा है तो उसको जल्द से जल्द उसका समाधान, निवारण करने को कहा गया है। ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री जी का अनुभव रहा है 9 जिलों में ग्राम चौपाल लगा करके कि किस तरह की मांग सामान्यतः लोग कर रहे हैं शासन से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए समितियों का ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पार्टी की प्रचार प्रसार शाखा का प्रमुख बनाया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी की खास बात यह है कि इसमें झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी में 20 लोगों को शामिल किया गया है, जबकि प्रचार प्रसार समिति में 8 लोगों को जगह दी गई है। मैनिफेस्टो समिति का सदस्य चुने जाने पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को लगातार बधाई मिल रही है। जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उनके घोड़ाबांधा स्थित आवास पर लोग बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं।